हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र है और आज मैं आपको अकाउंटिंग के कुछ बेसिक रूल जिसे हम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और प्रिंसिपल भी कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जिसमें हमारा सबसे पहला आता है कि जिसे हम पहले कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अजम्पशंस इसे हम नॉर्मली भाषा में कहें तो इसमें हमारी दो चीज़ इंक्लूड होती है इस अजम्पशन को मारने के लिए, जिसमें हमारा सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यू फॉर ए foreseeable पीरियड, और सेकंड होता है हमारा नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। इसका मतलब यह होता है कि हम इसमें इस अजम्पशन में हम ये मान के चलते हैं कि पहला है गोई कंटिन्यू फॉर ए फोर्सेबल पीरियड। इसका मतलब यह होता है कि हम अपने बिजनेस को अंतहीन समय तक फ्यूचर में चलाएंगे हमें। और दूसरा होता है नो इंटेंशन टू क्लोज, मतलब भविष्य में हम ऐसी कोई इच्छा नहीं रखेंगे जिसमें हम ये चाहें कि हम अपनी बिजनेस को भविष्य में बंद करें। तो ऐसी हमारी कोई इच्छा नहीं होती। तो इसमें हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन में हम यही समझ के चलते हैं कि हम बिज़नेस को जब भी खोलें तो हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे जितना भी लॉस हो, हमें ये मान के चलना है कि हम बिज़नेस को अंतहीन समय तक चलाएंगे, उसे हम बंद नहीं करेंगे। सेकंड हमारा पड़ता है कंसिस्टेंसी अजम्पशंस। इसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है जिसमें जिसे हम नॉर्मली भाषा में कहें तो अकाउंटिंग के कई प्रकार के मेथड होते हैं, जैसे कि एक्यूरल कॉन्सेप्ट, कैश 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 कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कॉन्सेप्ट मेथड होते हैं जिससे हम रिटर्न डाउन वैल्यू और एसएलएम इस प्रकार के मेथड भी कहते हैं। तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन में हमारा ये चीज़ हम मान के चलते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को एक बार फॉलो करें तो हम आगे भी उसी को ही फॉलो करें। जैसे कि अगर एक बिज़नेस किसी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए WDV मेथड इस्तेमाल करता है तो वो WDV ही मेथड आगे भी इस्तेमाल करे, ये ना हो कि वह भविष्य में उसे चेंज करके SLM मेथड कर ले। तो हमारा इसमें होता है कि फॉलो द फॉलो द अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग मेथड्स। इसमें हमारी ये चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद हम देखें तो अगला आता है हमारा जिसे हम थर्ड कहते हैं, उसमें आता है हमारा एक्यूरल अजम्पशन। एक्यूरल अजम्पशन एक्यूरल अजम्पशन नॉर्मली एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम इसमें मान के चलते हैं कि अगर हमें कोई भी अकाउंट में कोई भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वह जिस समय की है हम उसे उसी समय ही इंक्लूड रिकॉर्ड करें। जैसे कि हम यह भी कह सकते हैं कि जैसे लोन इन एडवांस हमारा वो, जैसे कि लोन इन एडवांस तो वो एडवांस के लिए हो गया, तो वो मतलब फ्यूचर में हमने लिया है तो आज हम उसे अभी इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसे फ्यूचर के लिए रखेंगे। या हम कह सकते हैं कि दूसरा हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि एक्रूड इंटरेस्ट होता है हमारा कि
इंटरेस्ट तो हो गया मगर हमने अभी तक पेमेंट नहीं की, मतलब इंटरेस्ट वो पहले ही हो चुका है, तो हम उसे पहले ही इंक्लूड रिकॉर्ड कर लेते हैं अकाउंटिंग बुक में, क्योंकि वो पहले ही चीज़ हैपन हो चुकी है, मतलब वो ट्रांजैक्शन पहले ही हो चुकी है। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि जो जिस समय की ट्रांजैक्शन है हम उसे उसी समय रिकॉर्ड करें। फिर इसके बाद हमारे आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स जिसमें हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें यह मान के चलना होता है कि बिजनेस और इसके ऑनर दोनों की अलग पहचान होती है। अगर हम देखें तो किसी भी फर्म में किसी भी उसके ऑनर के नाम से उसका नाम नहीं जुड़ा होता। किसी भी अगर फर्म को देखें जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, इन सब के फर्म है, तो इनके नाम से ये इनकी फर्में नहीं चालू हैं। जैसे कि टाटा की देख ले तो रतन टाटा उसके ऑनर है, लेकिन कंपनी टाटा के नाम से है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें और इनके ऑनर में दोनों में अलग अलग पहचान होती है। मतलब बिजनेस अगर कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी डील करता है तो वो अपने बिहाफ पे करता है, ना कि उसके ऑनर में। ऑनर एक प्रकार से उसके हैंडलर कहलाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा सेकंड आता है, उसे हम कहते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अनुसार हम ये देख के चलते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन है वही रिकॉर्ड किया जाए जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई परचेज़ की तो उसे हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हम इसमें उसी ही टर्म को, उसी चीज़ को इंक्लूड करेंगे जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें हमारा तीसरा प्रिंसिपल आता है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जिसमें हम यह मान के चलते हैं क्योंकि कई प्रकार की बड़ी फर्में होती हैं जिन्हें अपनी बैलेंस शीट मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि इनकी काफ़ी लार्ज अमाउंट में टर्न ओवर्स होती है। इसलिए यह अपने पीरियड को, एक साल के पीरियड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, जिसमें वह यह देखती हैं कि छोटे छोटे समय में उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस की, फिर उसी के बिहाफ में वो अगली प्लानिंग उसी में ही करते हैं। इसी को ही हम कहते हैं, मान लीजिए कि एक फर्म है, उसने अपने अकाउंटिंग पीरियड को 4 हिस्सों में बांट दिया, 3 महीनों में। तो पहले 3 महीने में उसने उसने जैसी परफॉर्मेंस की, फिर उसके बिहाफ पे वह ये प्लान करते हैं कि हमें अगले पीरियड में कैसी परफॉर्मेंस करनी है ताकि हमारी टर्नओवर और बढ़ सके। इसीलिए इसे कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फिर इसी में ही हमारा चौथा जो आता है उसे कहते हैं हम फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल। इसमें यह होता है कि कोई भी फर्म, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर, उसे अपनी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट छुपा के नहीं रखनी होती है। मतलब उसे हर चीज़ अपने से डिस्क्लोज करनी होती है जनरल पब्लिक के लिए। उसे अगर उसकी सेल गिर रही है या बढ़ रही है तो उसे यह भी बताना पड़ेगा कि किस कारणों से उसकी सेल डिक्रीज हुई है या उसकी सेल बढ़ी है। इसीलिए इसे कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फिफ्थ आता है हमारा मटेरिटी प्रिंसिपल। मटेरिटी प्रिंसिपल, इसके अंदर हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे फर्म के सेल या परचेज या फिर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। हम उसी मटेरियल को इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि गुड्स, गुड्स एक ऐसी वस्तु, गुड्स या फिर हमारी असेट्स, इन्हीं को ही हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यह असेट जो कि हमारे प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं और गुड्स जो कि हम जिसमें हम डील करते हैं, तो हम इन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ, जिसे हम कहते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसे हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ये मान के चलते हैं
कि अगर दुख आ रहे हैं तो उसे बना लो, मतलब खुशियां हैं तो उसे पहले सेलिब्रेट मत करो। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी प्रॉफिट होने वाले हैं तो उसके लिए अभी से खुशी मत बनाओ, जितने भी लॉस आ रहे हैं तो उसके लिए पहले से ही आप अरेंजमेंट करके करना चालू कर दो। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई फर्म है, उसका केस चल रहा है, उसका केस चल रहा है, तो जब कोर्ट पर उसका केस चल रहा है, कोर्ट में उसका केस चल रहा है, तो अगर वह केस उसे लगता है कि वह केस जीत जाएगी तो उसे पहले से ही खुशियां नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। लेकिन अगर उसे लगता है कि वो हार जाएगी तो उसके लिए, उसकी पेनल्टी के लिए उसे पहले से ही कैश अरेंजमेंट करना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें जितना भी लॉस है उसे पहले ही से ही रिकॉर्ड कर लो, लेकिन प्रॉफिट को पहले से ही रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा 7th आता है, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसे हम दूसरे नाम मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर ये होता है कि अब मान लो हम असेट्स खरीदते रहते हैं और अलग अलग प्रकार की मशीनरी भी खरीदते हैं, तो इसमें ये होता है कि इनकी वैल्यू बढ़ती या गिरती दोनों रहती है। तो अब किसी भी असेट्स की या तो वैल्यू गिरेगी या तो बढ़ेगी। लैंड एक ऐसी ऐसी एसेट्स होती है जिसकी वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है, ना कि डेप्रिशिएट होती है। बाकी सारी एसेट्स में हमारे डेप्रिसिएशन लगता है। तो इसमें ये होता है कि हमने जिस समय उस चीज़ को ख़रीदा है तो वही कीमत उसमें बैलेंस शीट में इंक्लूड की जाती है। मतलब मान लो हमने ये देखा कि 1 जनवरी 2016 को मैंने एक मशीनरी खरीदी 5 लाख की, तो अगले साल भी मैं उसे 5 लाख से ही इंक्लूड दिखाऊंगा बैलेंस शीट में, ना कि उसे कम या ज़्यादा से। ये होता है इसमें। फिर इसके बाद आता है हमारा 8th, जिसे हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों को एक दूसरे से मैच करते हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों को एक दूसरे से मैच करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें कितना इनकम हुआ और कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है। ये आता है इसके अंदर। फिर आता है इसके बाद हमारा 9th, जिसे हम कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट या फिर ड्यूरेलिटी प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, इसके अंदर ये होता है कि कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करो उसके डबल इफेक्ट होते हैं। मतलब अगर हमने कोई एंट्री इंक्लूड की, जैसे कि वो कैश परचेज टू रोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एक जगह से हमारा कैश कम हुआ, दूसरा इफेक्ट हमारा स्टॉक बढ़ गया, मतलब परचेज हमारी बढ़ी, असेट्स हमारी बढ़ी। ये हम कह सकते हैं, मतलब दो इफेक्ट पड़े, एक परचेज में दूसरा कैश में। तो इसी के लिए कहते हैं ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, मतलब हर चीज़ के दो इफेक्ट पड़ते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा 10वां, जिसे हम कहते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। इसमें हमारा इंक्लूड होता है कि इसमें हम दो चीज़ देखते हैं, एक होता है हमारा रिवेन्यू और सेकंड होता है हमारा रिसिप्ट। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। रिवेन्यू, मान लो हमने एक फरवरी 2016 को 1 फरवरी 2016 को हमने कोई सेल की, और तो हम उसको उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे, तो मतलब वो हमारा हो गया रिवेन्यू। लेकिन रिसिप्ट हमारी तब होगी, मान लो हमने वो सेल की थी और उसके 2 महीने बाद हमें पेमेंट होगी, तो उस 2 महीने बाद जब हमें पेमेंट होगी तो तब हमारी वो रिसिप्ट कहलाएगी, मतलब तब हमारे हाथ में पैसा आया। फिर इसके बाद हमारा जो आखिरी पड़ता है 11th, उसे हम कहते हैं वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसके अंदर ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हमारा ये चीज़ इंक्लूड होता है कि हम ये देख के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है या उसकी कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो फ्री फ्रॉम बायस, मतलब कि किसी भी पर्सनल मतभेद, मतलब आपसी मतभेद से वह फ्री होती है, बिल्कुल अलग होती है। इसमें हम ये देख के चलते हैं कि हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सारे किसी ना किसी एविडेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया हमने, किसी को भी हमने फेक या फिर अपनी तरफ से रिकॉर्ड नहीं किया है। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे इसी प्रकार की और वीडियो देख सकते हैं।